हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम हमारे कृतिका के लेसन थर्ड का जो हाफ लेसन बचा हुआ था उसकी रीडिंग करेंगे। लेसन का नाम है साना साना हाथ जोड़ी, जो मधु कांकरिया जी द्वारा लिखा गया है। हम लगातार ऊंचाइयों पर चढ़ते जा रहे थे। जितेन बता रहा था, अब हम हर मोड़ पर हेयर पिन बेल्ट लेंगे और तेज़ी से ऊंचाई पर चढ़ते जाएंगे। हेयर पिन बेल्ट के ठीक पहनते ही एक पड़ाव पर देखा 7-8 वर्ष की उम्र के ढेर सारे पहाड़ी बच्चे स्कूल से लौट रहे थे और फिर लिफ्ट मांग रहे थे। जितेन ने बताया, हर दिन 3-3.5 किलोमीटर की पहाड़ी चढ़ाई चढ़कर ये बच्चे स्कूल जाते हैं। क्या स्कूली बस नहीं? मनी के पूछने पर जितेन हंस पड़ा। मैडम, यह मैदानी नहीं पहाड़ी इलाका है। मैदान की तरह यहाँ कोई भी आपको चिकना बर्फीला नहीं मिलेगा। यहाँ जीवन कठोर है। झील नीचे तराई में ले देकर सिर्फ एक ही स्कूल है। दूर दूर से बच्चे उसी स्कूल में आते हैं और सिर्फ पढ़ते ही नहीं, इनमें से अधिकांश बच्चे शाम के समय अपनी मायों के साथ मवेशियों को भी चराते हैं। मवेशी होता है पशुओं को। पानी भरते हैं, जंगल से लकड़ियों के भारी भारी गट्ठर उठाते हैं। खुद मैंने भी ढोए थे। खतरा अब धीरे धीरे बढ़ने लगा था। रास्ते और भी संकरे होते जा रहे थे। कई बार लगता जैसे रास्तों को इंच टेप में नापकर एक जीप जितना ही चौड़ा बनाया गया है। जरा भी संतुलन बिगड़े, इंच भर भी जीप इधर उधर खिसकी तो हम सीधे घाटियों में। इन रास्तों पर जगह जगह लिखी चेतावनियां भी हमें खतरे के प्रति सावधान कर रही थी। सामने ही लिखा था, धीरे चलाएं, घर में बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं, थोड़ा और आगे बढ़े। फिर एक चेतावनी, वी केयर मैन ईटर अराउंड। पर हमें नरभक्षी जानवर नहीं, दूध देने वाले याक दिखे। काले काले ढेर सारे याक, पहाड़ों पर गिरती बर्फ से प्राकृतिक ढंग से रक्षा करने वाले घने घने बालों वाले याक। सूरज अब ढलने लगा था, शाम हो गई थी। हमने देखा कुछ पहाड़ी औरतें गायों को चराकर वापस लौट रही थी। कुछ के सिर पर लकड़ियों के भारी भरकम गट्ठर थे। ऊपर आसमान फिर धुंध और बादलों से घिरा हुआ था। उतरती संध्या में जीप अब चाय के बागानों से गुजर रही थी। फिर एक दृश्य ने मुझे खींचा। नीचे चाय के हरे हरे बागानों में कई युवतियां बोकू पहने, सिक्किम में प्रधान होता है बोकू, चाय की पत्तियां तोड़ रही थी। नदी की तरह उफान लेता उनका यौवन और श्रम से, यानी कि वो मेहनत से दमकता गुलाबी चेहरा। एक युवती ने चटक लाल रंग का बोकू पहन रखा था। सघन हरियाली के बीच चटक लाल रंग डूबते सूरज की स्वर्णिम और सात्विक आभा में कुछ इस तरह इंद्रधनुष की छटा बिखेर रहा हो, ऐसा लग रहा था। जो कि मंत्रमुग्ध सी मैं चीख पड़ी। इतना अधिक सौंदर्य मेरे लिए असह्य था। युमथांग पहुंचने के लिए हमें रात भर लायूंग में पड़ाव लेना था। गगनचुंबी पहाड़ों के तल से सांस लेती एक नदी सी शांत बस्ती लायूंग। सारी दौड़ धूप से दूर जिंदगी जहां निश्चिंत सो रही थी, उसी लायूंग में हम ठहरे थे। तीस्ता नदी के तीर पर बसे लकड़ी के एक छोटे से घर में मुंह हाथ धोकर मैं तुरंत ही तीस्ता नदी के किनारे बिखरे पत्थरों पर बैठ गई थी। सामने बहुत ऊपर से बहता झरना नीचे कलकल बहती तीस्ता में मिल रहा था। मध्यम मध्यम हवा बह रही थी। पेड़ पौधे झूम रहे थे। गहरे बादलों की परत ने चांद को ढक रखा था। बाहर परिंदे यानी कि पक्षी और लोग अपने घरों को लौट रहे थे। वातावरण में अद्भुत शांति थी। मंदिर की घंटियां सी घुंघरुओं की झुंझुनाहट थी। आंखें अनायास ही भर आई। ज्ञान का नन्हा सा बोधित्व जैसे भीतर उगने लगा। वही सुख शांति और सुकून है जहाँ अखंडित संपूर्णता है। पेड़ पौधे पशु और आदमी सब अपनी अपनी लय ताल और गति में है। हमारी पीढ़ी ने प्रकृति की इस लय ताल और गति से खिलवाड़ कर सभ्य अपराध किया है। हिमालय अब मेरे लिए कविता ही नहीं, दर्शन भी बन गया था। अंधेरा होने के पहले ही किसी प्रकार डगमगाती शिलाओं और पत्थरों से होकर तीस्ता नदी की धार तक पहुंची। बहते पानी को अपनी अंजलि में यानी कि अपने हाथों में भरा तो अतीत भीतर धड़कने लगा, स्मृति में कौंधा। हमारे यहाँ जल को हाथ में लेकर संकल्प किया जाता है। क्या संकल्प करूं, पर मैं संकल्प की स्थिति में ही नहीं थी। भीतर से एक प्रार्थना, एक कमजोर व्यक्ति की प्रार्थना। भीतर का सारा हलाहल, सारी तामसिकताएं बह जाए इस बहती धारा में। रात धीरे धीरे गहराने लगी। हिमालय ने काला कंबल ओढ़ लिया। जितेन लकड़ी के घने खिलौने से उस छोटे से गेस्ट हाउस में गाने की तेज धुन पर जब अपने संगी साथियों के साथ नाचना शुरू किया तो देखते ही देखते एक आदिम रात्रि की महक से परियों की कहानी सी मोहक वह रात महक उठी। मस्ती और मादकता का एक ऐसा संक्रमण हुआ कि एक एक कर हम सभी सैलानी गोल गोल घेरा बनाकर नाचने लगे। मेरी 50 वर्षीय सहेली मणि ने कुमारियों को भी मात करते हुए वो जानदार इतना बढ़िया नृत्य प्रस्तुत किया कि हम सब अवाक उसे ही देखते रह गए। कितना आनंद भरा था उसके भीतर, कहाँ से आता था इतना आनंद। लायूं की सुबह बेहद शांत और सुरम्य थी। तीस्ता नदी को शांत धारा के समान ही कलकल करती हुई बहती हुई। अधिकतर लोगों की जीविका का साधन पहाड़ी पर ही था। उन पहाड़ी पर खेती और दारू का व्यापार था। सुबह मैं अकेले में ही टहलने निकल गई थी। लायूं की सुबह बेहद शांत और सुरम्य, तीस्ता नदी की शांत धारा के समान सी कलकल करती बहती हुई। अधिकतर लोगों की जीविका का साधन पहाड़ी आलू धान की खेती और दारू का व्यापार था। सुबह मैं अकेले टहलने निकल गई। मैंने उम्मीद थी कि यहाँ मुझे बर्फ़ मिलेगी, पर अप्रैल के शुरुआती महीने में यहाँ बर्फ़ का एक कतरा भी नहीं था।
जब यद्यपि हम सी लेवल से 14,000 फीट की ऊंचाई पर थे, मैं बर्फ़ देखने के लिए बेचैन थी। हम मैदानों में आए लोगों के लिए बर्फ़ से ढके पहाड़ किसी जन्नत से कम नहीं होते। वहीं पर घूमते हुए एक सिक्किमी नवयुवक ने मुझे बताया कि प्रदूषण के चलते स्नोफॉल लगातार कम होती जा रही है, यानी कि यहाँ पर बर्फ़ बहुत कम होती जा रही है। पर यदि मैं कटाओ चली जाऊँ तो मुझे वहाँ शर्तीय बर्फ़ मिल जाएगी। कटाओ यानी भारत का जो स्विट्ज़रलैंड बोला जाता है। कटाओ जो कि अभी तक टूरिस्ट स्पॉट नहीं बनने के कारण सुर्खियों में नहीं आया था और अपने प्राकृतिक स्वरूप में था। कटाओ जो लायुंग से 500 फीट की ऊंचाई पर था और करीब 2 घंटे का सफ़र था। वह नवयुवक मुझसे बता रहा था और उसकी घरवाली अपने छोटे से लकड़ी के घर के बाहर हमें उत्सुकतापूर्वक देख भी रही थी। तभी गाय ने आकर बाहर थैले में रखा उसका महुआ गुड़ुप कर लिया था। मीठी झिड़कियाँ देकर उसने गाय को भगा दिया था। उम्मीद, आवेश और उत्तेजना के साथ अब हमारा सफ़र कटाओ की ओर था। कटाओ का रास्ता और भी खतरनाक था और उस पर धुंध और बारिश, पहाड़, पेड़, आकाश, घाटियां, सब पर बादलों की परत, सब कुछ बादलमय। बादलों को चीर कर निकलती हमारी जीप। खतरनाक रास्तों के एहसास ने हमें मौन कर दिया था और उस ऊपर से बारिश, एक चूक और सब खलास। सांस रोके हम धुंध और फिसलन भरे रास्ते पर संभल संभल कर आगे बढ़ते रहे। जीप को देख रहे थे। हमारी सांस लेने की आवाज़ों के सिवाय आसपास जीवन का कुछ भी पता नहीं था। फिर नज़र पड़ी बड़े बड़े शब्दों में लिखी एक चेतावनी पर। इफ़ यू आर मैरिड, डाइवोर्स। स्पीड थोड़ी ही दूर आगे बढ़े। फिर एक चेतावनी, दुर्घटना से देर भली, सावधानी से मौत टली। करीब आधे रास्ते के बाद धुंध छटी और साथ में ही सृष्टि और हमारे बीच फैला सन्नाटा भी हटा। नार्गे ने खुश होकर कहा, कटाओ हिंदुस्तान का स्विट्ज़रलैंड है। मेरी सहेली मनी स्विट्ज़रलैंड घूम आई थी। उसने तुरंत प्रतिवाद किया, नहीं, स्विट्ज़रलैंड भी इतनी ऊंचाई पर नहीं है और न ही इतना सुंदर। हम कटाओ के करीब आ रहे थे क्योंकि दूर से ही बर्फ ढके वहाँ पहाड़ दिखने लगे थे। पास में जो पर्वत थे वे आधे हरे काले दिखाई दे रहे थे। लग रहा था जैसे किसी ने इन पहाड़ों पर पाउडर ही छिड़क दिया हो। कहीं पाउडर बची रह गई और कहीं वह धूप में बह गई हो। नार्गे ने बहुत उत्तेजित होकर कहा, देखिए, एकदम ताज़ा बर्फ़ है। लगता है रात में गिरी है यह बर्फ़। थोड़ा और आगे बढ़ने पर हमें पूरी तरह बर्फ़ से ढके पहाड़ दिख रहे थे। साबुन के झाग की तरह सब और गिरी हुई बर्फ़ थी। मैं जीप की खिड़की से अपनी मुंडी निकालकर दूर दूर तक देख रही थी, चांदी से चमकते ये पहाड़। एकाएक जितेन ने पूछा, कैसा लग रहा है? मैंने जवाब दिया, राम रोचो, यानी कि बहुत अच्छा। वह उछल पड़ा, अरे यह नेपाली बोली कहाँ से सीखी? अपनी भाषा के गर्व से उसकी आंखें चमक उठी, चेहरा बहुत ज़्यादा इतराने लगा और तभी किसी चमत्कार की तरह हल्की सी बर्फ़ एकदम महीन महीन मोती की तरह गिरने लगी। तिमरो माया सैंधे मलाई सता ऊंच, तुम्हारा प्यार मुझे सदैव रुलाता है। चहूँ और बिखरी यह बर्फीली सुंदरता जितेन के मन पर भी थाप लगाने लगी थी। प्रेम की झील में तैरते हुए झूम झूम गाने लगा था वह। हम सभी सैलानी अब जीप से उतरकर बर्फ पर कूदने लगे थे। यहाँ बर्फ बहुत अधिक थी, घुटनों तक नरम नरम बर्फ। ऊपर आसमान और बर्फ से ढके पहाड़ एक ही हो रहे थे। कई सैलानी बर्फ पर लेटकर हर लम्हे की रंगत को कैमरे में भी कैद करने में लगे थे। मेरे पांव झनझन करने लगे थे, पर मन वृंदावन हो रहा था, भीतर जैसे देवता आ गई हों। ख्वाहिश हुई कि मैं भी बर्फ़ पर लेटकर इस बर्फीली जन्नत को जी भर कर देखूं, पर मेरे पास बर्फ़ पर पहनने वाले लंबे लंबे जूते भी नहीं थे। मैंने चाहा कि किराए पर ले लूं, पर कटाओ, युमथांग और झांगू लेक की तरह टूरिस्ट स्पॉट ही नहीं था। इस कारण यहाँ झांगू की तरह दुनिया भर की तो क्या, एक भी दुकान नहीं थी। खैर, दनादन फोटो खिंचवाने की बजाय मैं उस सारे परिदृश्य को अपने भीतर लगातार खींच रही थी, जिससे महानगर के डार्क रूम में से इसे मैं फिर देख सकूं। संपूर्णता के उन क्षणों को यह हिमशिखर मुझे मेरे आध्यात्मिक अतीत से जोड़ रहे थे। शायद ऐसी ही विभोर कर देने वाली दिव्यता के बीच हमारे ऋषि मुनियों ने वेदों की रचना की होगी, जीवन सत्यों को खोजा होगा, सर्वे भवन्तु सुखिनः का महामंत्र पाया होगा। अंतिम संपूर्णता का प्रतीक वह सौंदर्य ऐसा कि बड़े से बड़ा अपराधी भी इसे देख ले तो क्षण के लिए ही सही करुणा का अवतार बुद्ध बन जाए। और तभी दिमाग में एक औंधा कि मिल्टन ने ईव की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहा था कि शैतान भी उसे देखकर ठगा सा रह जाता था और दूसरों का अमंगल करने की वृत्ति भूल जाता था। मैंने मनी से पूछा, क्या उसने पढ़ी है मिल्टन की यह कविता? पर मनी उस समय किसी दूसरे ही सवाल से जूझ रही थी। वह अचानक दार्शनिकों की तरह कहने लगी, ये हिमशिखर जलस्तंभ है पूरे एशिया के। देखो, प्रकृति भी किस नायाब ढंग से सारा इंतजाम करती है। सर्दियों में बर्फ़ के रूप में जल संग्रह करती है और गर्मियों में पानी के लिए जब त्राही त्राही मचती है तो ये ही बर्फ़शिलाएँ हमें पानी देती हैं। कितनी अद्भुत व्यवस्था है जल संचय की। मणि ने अभिभूत हो माथा नवाया। जाने कितना ऋण है इन पर नदियों का, हिमशिखरों का। संसार कितना सुंदर है। स्वप्न जगाते उन लम्हों को मैंने सोचा, पर तभी उदासी की एक झिनी सी परत मुझ पर छा गई। उड़ते बादलों की तरह पत्थर तोड़ती हुई उन पहाड़ियों का ख्याल आया। आत्मा को अनंत परतों को छिलता हुआ यह सफ़र थोड़ा सा और आगे बढ़ा कि तभी देखा
इक्की दुक्की फौजी छावनियाँ। ध्यान आया यह बॉर्डर एरिया है, थोड़ी दूरी पर ही चीन की सीमा है। एक फौजी से मैंने कहा, इतनी कड़कड़ाती ठंड में आप लोगों को बहुत तकलीफ होती होगी। फिर वह हंस दिया और एक उदास हंसी। आप चैन की नींद सो सके इसलिए तो हम यहाँ पहरा दे रहे हैं। फेरी बेटूला, फिर मिलेंगे। कहते हुए जितेन ने जीप चालू कर दी। थोड़ी देर बाद ही फिर दिखी एक फौजी छावनी जिस पर लिखा था, वी गिव अवर टुडे फॉर योर टुमारो। मन उदास हो गया, भीतर कुछ पिघलने लगा। महानगर में रहते हुए कभी ध्यान ही नहीं आया कि जिन बर्फीले इलाकों में बैसाख के महीने में भी 5 मिनट में ही हम ठिठुरने लगे थे, हमारे ये जवान पोष और माघ में भी अधिक, जबकि सिवाय पेट्रोल के सब कुछ जम जाता है, तैनात रहते हैं। और जिन संकरे, घुमावदार और खतरनाक रास्तों से गुजरने भर में हमारे प्राण कांप उठते हैं, उन रास्तों को बनाने में जाने कितने के जीवन अपनी मियाद के पूर्व ही खत्म हो गए थे। मेरे लिए यह यात्रा सचमुच ही एक खोज की यात्रा थी। पूरा सफ़र चेतना और अंतर आत्मा में हलचल मचाने वाला था। बहरहाल अब हम लायुंग वापस लौटकर फिर युमथांग की ओर। जितेन कुछ दिन पूर्व ही नेपाल से ताज़ा आया था। युमथांग की घाटियों में एक नया आकर्षण और जुड़ गया था, ढेरों ढेर प्रियुता और रोडोडेंड्रो के फूल। जितेन बताने लगा, बस 15 दिनों में ही देखिएगा, पूरी घाटी फूलों से इस कदर भर जाएगी कि लगेगा फूलों की सेज रखी हो। यहाँ रास्ते बहुत चौड़े थे, इस कारण खतरों का एहसास कम था। इन घाटियों में कई बंदर भी हमने देखे, कुछ अकेले तो कुछ अपने बाल बच्चों के साथ। बहरहाल घाटियाँ, वादियाँ, पहाड़ों, बादलों की आंख मिचौली दिखाती, पहाड़ियाँ कबूतरों को उड़ाती। हमारी जीप जब युमथांग पहुंची तो हम थोड़े बहुत निराश हुए। बर्फ़ से ढके कटाव के हिम शिखरों को देखने के बाद युमथांग थोड़ा फीका लगने लगा और यह भी एहसास हुआ कि मंजिल से कहीं ज़्यादा रोमांचक होता है मंजिल तक का सफ़र। युमथांग में चिप्स बेचती एक सिक्किमी युवती से मैंने पूछा, क्या तुम सिक्किमी हो? नहीं, मैं इंडियन हूँ, उसने जवाब दिया। सुनकर बहुत अच्छा लगा। सिक्किम के लोग भारत में मिलकर बहुत खुश हैं। जब सिक्किम स्वतंत्र रजवाड़ा था तब टूरिस्ट उद्योग इतना ही नहीं फुला फुला था। हर एक सिक्किमी भारतीय आबोहवा के में इस कदर घुल मिल गया था कि लगता ही नहीं कभी सिक्किम भारत में नहीं था। जीप में बैठने को हुए एक पहाड़ी कुत्ते ने रास्ता काट दिया। मनी ने बताया, ये पहाड़ी कुत्ते हैं, ये भौंकते नहीं हैं, ये सिर्फ चांदनी रात में ही भौंकते हैं। क्या विस्मय और अविश्वास से मैं उसे सुनती रही। क्या समुंदर की तरह कुत्तों पर भी पूर्णिमा की चांदनी कामनाओं का ज्वार भाटा जगाती है। खैर, लौटती यात्रा में जीप में भी जितेन हमें रकम की जानकारियाँ देता रहा। मैडम, यहाँ एक पत्थर है जिस पर गुरु नानक के फुटप्रिंट हैं। कहते हैं यहाँ गुरु नानक की थाली से थोड़े से चावल छिटक कर बाहर गिर गए थे। जिस जगह चावल छिटके थे वहीं चावल की खेती होने लगी थी। करीब 3-4 किलोमीटर बाद ही उसने फिर उंगली दिखाई। मैडम, इसे खेदुम कहते हैं। यह पूरा लगभग 1 किलोमीटर का एरिया है। यहाँ देवी देवताओं का निवास है। यहाँ जो गंदगी फैलाएगा वह मर जाएगा। तुम लोग पहाड़ों पर गंदगी नहीं फैलाते? उसने जीभ निकालते हुए कहा, नहीं मैडम, पहाड़ नहीं, नदी झरने, हम इनकी पूजा करते हैं। इन्हें गंदा करेंगे तो हम मर जाएंगे।